डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी नई सीरीज चैप्टर चेकअप सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हम लोग ऑक्सफोर्ड मैथ्स की क्लास 8th की जो जितने भी हमारे चैप्टर चेकअप हैं, जितने भी चैप्टर हैं सबके उनको कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हमारे इस मैथ की वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर चेकअप के लिए बहुत से मैसेजेस मुझे मिले हैं, इसलिए हम लोग ये जो है इसको कंप्लीट करेंगे आप वन बाय वन। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज हम फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर चेकअप करेंगे कंप्लीट। इसमें देखो, सर्कल द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। हमें सर्कल करने हैं जो रैशनल नंबर है एंड क्रॉस, और क्रॉस करना है उनके ऊपर विच वंस विच आर नॉट रैशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर नहीं है उनको क्रॉस करना है और उसका रीजन बता देना है कि क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नंबर वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक नंबर ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर रखना है आपको। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर्स होते हैं माइनस वाले सारे नंबर, प्लस वाले सारे नंबर और जीरो। जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरह से 0, +1, +2, +3, +4, ये सारे नंबर्स। तो इंटीजर में से कोई भी आ सकता है इन दोनों की जगह पे, पर कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आप देखें 7/9, तो p बाई क्यू फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं। तो ये जो है क्या है? रैशनल नंबर है, इसको सर्कल कर दिया हमने। ये सिंपल दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p बाई क्यू फॉर्म में है, डिवीजन वाली फॉर्म में है, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। इसमें भी ये भी इंटीजर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला ना हो, ठीक है। यहां पर ये जो है रैशनल नंबर नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। बिकॉज रीजन क्या दोगे? बिकॉज डिनोमिनेटर इज 0, सो इट इज अनडिफाइंड, ठीक है, इट इज अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हमारा एक्सप्रेस द रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी है तो हमें क्या करना है? अगर वो कैंसिल होता है तो जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करना है। दूसरी कंडीशन, अगर माइनस ऊपर और नीचे है तो माइनस को कैंसिल कर दो। अगर माइनस नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर लिख दो। ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। जितना कैंसिल होता है कैंसिल करो, अगर माइनस ऊपर और नीचे है उनको कैंसिल कर दो, अगर माइनस सिर्फ नीचे लिखा हुआ है तो उसको ऊपर लिख दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका। फर्स्ट है आपका, देखो 32/40, तो ये कैंसिल हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप किस पे कैंसिल कर सकते हो? इसको 4 पे कर सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 10 जा 40, फिर से 2 पे भी कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 5 जा, यहां 10 है 2 की टेबल पे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। इसी तरह से इसको देखते हैं, यहां पर माइनस ऊपर ही है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन कैंसिल ये हो रहा है, ठीक है। 4 की टेबल पे कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया -2/15। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो, कैंसिल तो होगा नहीं, लेकिन माइनस नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे माइनस नहीं आ सकता है। इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को आपने ऊपर लिख देना है और नीचे आ जाएगा 4, -3/4। ऐसे ही यहां पर दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? 2/8, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, प्लॉट दीज रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपको जो है चैप्टर चेकअप के अंदर यहां पर एक लाइन भी बनाकर दी गई है। इस तरह से लाइन थोड़ी बड़ी थी नंबर लाइन, इसलिए मैंने यहां पे डॉट लगा के बाकी हिस्सा यहां नीचे बना दिया, ठीक है। अब हमें जो शो करना है वो क्या है? 1/10, 3/10। अब वो कैसे पता चलेगा? अब अगर आप इस लाइन को नोट कर रहे हो तो सबके डिवाइड में 10 है ना, 10 है। तो अब आपने क्या करना है? ऊपर वाले नोट करो आप 0, 0 के बाद -5, फिर -10, -15। तो ये जो बीच वाले नंबर हैं यहां पर क्या आएगा?
जैसे यहां 0 है तो यहां -1, -2, -3, -4, -5। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली काउंटिंग डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब यहां पर हमें चाहिए -6, ठीक है, पहले माइनस वाले नंबर दोनों को लिखेंगे। -6 कहां आएगा, देखो यहां पर 0 है तो यहां आएगा -1, -2, -3, -4, -5 यहां पे है, और यहां आ जाएगा -6/10। इस तरह से एरो लगा के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा -12/10। अब 12/10 कहां आएगा, 10 के बाद, तो -10 यहां पर है, -11 यहां पर आएगा, -12 यहां पर, तो यहां एरो लगा के हम लिख देंगे -12/10। ये आपका माइनस वाले नंबर हो गए। फिर 1/10 हमें चाहिए। 1/10 कहां पे है, ये हमें नंबर लाइन पे ऑलरेडी बना के दिया गया है, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है 3/10। 3/10 कहां आएगा, 1 यहां पे है, 2, 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3/10। नेक्स्ट नंबर है डियर स्टूडेंट्स 18/10, तो 18 आएगा 15 के बाद, 15, 16, 17, 18, तो यहां पर है 18/10। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ, फिल इन द बॉक्स यूजिंग दीज साइंस। अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें देख के और इन दोनों में से साइन यूज करना है। फर्स्ट आप देखें ए पार्ट में, पहले तो ये चेक कर लिया करो कि अगर एक नंबर प्लस का एक माइनस का तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये याद रखनी है। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लाई, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर डिनोमिनेटर सेम है और दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ऊपर वालों को डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे। -7, -8 कौन बड़ा होता है, माइनस का 7, याद रखना है, माइनस में अपोजिट हो जाता है, माइनस का 8 नहीं बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट माइनस की है, ये प्लस की है, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस वाली स्टेटमेंट ही बड़ी होगी। नेक्स्ट वाले में ये प्लस की स्टेटमेंट है तो प्लस वाली ही बड़ी होगी, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो होता है प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो एक स्टेटमेंट प्लस एक माइनस, तो प्लस वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में दोनों प्लस के हैं लेकिन डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, इधर जो ऊपर है नंबर इसकी मल्टीप्लाई इधर नीचे वाले, 7 7 जा 49 जो आएगा वो इसके नीचे लिखना है, ठीक है, इधर वाले के नीचे। फिर इधर ऊपर वाले की इस नीचे के साथ 6 8 जा 48, ये इसके नीचे लिख देना है। अब दोनों में से देख लो कौन बड़ा है, 49, तो 49 के ऊपर जो नंबर है वो स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है। फाइंड द सम, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम, हमें इनको ऐड करना है, जो भी इनके बीच में साइन है वो हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, जो स्टेटमेंट देखो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, इस तरह से आप एलसीएम निकालोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट एक मेथड में आपको बताता हूं कि अगर बड़े वाला नंबर छोटे वाले की टेबल में आ रहा है तो वही बड़े वाला जो है एलसीएम होता है, मतलब इन दोनों का एलसीएम होगा 16, ठीक है। एलसीएम निकाल के देखोगे तब भी 16 ही आएगा, 8 की टेबल में 16 आता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आपने देखना है जो डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में एलसीएम कितने पे आता है, 16 की टेबल में 16 1 पे, जितने पे आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 प्लस यहां पर 8 2 जा 16 होता है, 2 पे आता है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 6 13/16, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो 8/15 प्लस माइनस, अब यहां ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों साइन अलग अलग हैं तो हमेशा ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस आता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आएगा माइनस, अगर दोनों सेम तो आएगा प्लस। तो यहां पर आ जाएगा 8/15, तो प्लस माइनस करेंगे तो -3/25, ठीक है, ये आ गया। अब इनका एलसीएम आप निकाल लो क्योंकि सेम टेबल में तो आते नहीं है, ठीक है, तो एलसीएम हम इस मेथड से निकाल लेते हैं। 15 और 25 का 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 5 3 जा 15 5 5 जा 25, आगे दोनों को प्राइम नंबर है तो आगे बार बार करने की जरूरत नहीं है, बहुत से टीचर इस तरह करवाते हैं 3 पे करो कैंसिल फिर 5 पे करो, सीधा आप क्या करो एल शेप में मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई इधर खत्म हो गया, आगे इधर चल पड़ो 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 3 जा 15 15 5 जा 75, तो इनका एलसीएम जो आएगा ऑल माय डियर स्टूडेंट्स 75। 15 की टेबल पे आपने देखना है 75 कितने पे आता है, 15 की टेबल में 75 कितने पे आता है 5 पे, जितने पे आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40
माइनस 25 की टेबल में आता है 3 पे, तो 3 3 जा 9, माइनस कर दो इनको तो यह आ जाएगा 31/75। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ में हमें करना है फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस में करना क्या है, हमें जो साइन बीच में दे रखा है उसको सॉल्व करना है। अब माइनस लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे। अब इन दोनों में देखो ये दोनों कोप्राइम नंबर है, मतलब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। तो इस तरह के केस में एलसीएम आपने क्या लेना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो यहां लिख देना है 13 × 4। अब आपको क्या करना है, जो यहां पे डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम में से छोड़ के बाकी जो बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी। जैसे यहां 13 है तो 13 को छोड़ दो, 4 4 9 जा 36, माइनस 4 है तो 4 छोड़ दो, 13 7 जा 91। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब एक स्टेटमेंट प्लस क्यों, एक माइनस क्यों, या फिर ऐसे कहो ये दोनों अलग अलग साइन के हो तो ज्यादा में से कम को हटा दो, माइनस कर दो। अब 91 में से 36 को माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 11 - 6 5, 8 - 3 5, 55। अब 55 आएगा माइनस का, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं यहाँ पे नंबर्स, प्लस वाले 36 हैं। तो इन माइनस वालों में से प्लस के 36 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बच जाएंगे माइनस के 55, और नीचे आ जाएगा 13 4 जा 52। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहां पर ब्रैकेट है तो मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर सेम हो तो आएगा प्लस, तो ब्रैकेट को हटाते हैं 5/4 प्लस 3/7। अब दोनों अलग अलग है, कोप्राइम नंबर है तो 7 × 4 लिखेंगे। 4 है नीचे तो 4 को छोड़ दो, क्या बचा 7, 7 5 जा 35 प्लस 7 है तो 7 को छोड़ दो, 4 3 जा 12। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा प्लस करके 5 + 2 7, 3 + 1 4, डिवाइड बाय 7 4 जा 28। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट 7, स्टेट द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इनको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज में भी करवाई थी, वो भी आप देख सकते हो। 2-3 प्रॉपर्टी होती है हमारी बेसिकली, एक होती है कॉम्यूटेटिव, एक होती है एसोसिएटिव। ठीक है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर देना, चेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब a + b है तो उसको b + c कर दो। मतलब यहां पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्यों है, देखो 3/4 है प्लस 4/7 है, आगे क्या किया गया, स्टेटमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज कर दिया गया, आगे पीछे 4/7 को पहले लिख दिया और 3/4 को बाद में। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि इनके बीच में प्लस है तो हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट वाली में वैसे भी कॉम्यूटेटिव में आपने याद रखना है दो ही हमारे नंबर्स लिए जाते हैं, एसोसिएटिव में आते हैं 3, 3 2 3, डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 2 4। अब जैसे यहां पर है 7/8 नंबर, देखो पहले मैच करो, 7/8, 3/4 3/4, 1/9 1/9, तीनों नंबर सेम है, ब्रैकेट अलग अलग है, ब्रैकेट आगे पीछे कर दी। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिखते हैं a + b + c = a + b + c। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर इनके बीच में प्लस है, दो ही के लिए होती है एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। अब यहां पर एडिशन है तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखो मल्टीप्लाई है और नंबर सेम है, 7/20 3/10, ऑर्डर चेंज कर दिया गया, 3/10 7/20, ऑर्डर चेंज हो तो हम यहां पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये साथ में वर्डिंग जरूर लिखनी है, किसके लिए है। अब यहां पे मल्टीप्लाई था इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। सेम वे में यहां पे नंबर पहले मैच करते हैं, देखो 18/23, 18/23, 4/9, 4/9, 6/7, 6/7, नंबर सेम, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसके लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0।
ठीक है। और नेक्स्ट वाले में 0 प्लस किया गया है, तो आपने याद रखना है अगर किसी भी नंबर में 0 को प्लस किया जाए तो आंसर वही नंबर आता है, सेम का सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो नंबर था वो एज इट इज आंसर आ जाएगा, 0 को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। जैसे 0 को प्लस करने पर आंसर सेम आता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 से करने पर आंसर सेम आता है, इसीलिए 1 जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहां पर दो स्टेटमेंट हैं, मल्टीप्लाई में फिर प्लस आ गया, फिर नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई में। अब यहां पर अगर आप नोट कर रहे हो तो दोनों में से एक स्टेटमेंट सेम है जो कि है 3/4, और राइट हैंड साइड में उसको कॉमन निकाल दिया गया, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं 4 to 3 या 3 to 4, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, इसमें आपको बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती हैं, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होती हैं, डिवाइड और माइनस के लिए नहीं होती हैं। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं जल्दी से। देखो एग्जांपल लेते हैं 3 + 4। अब 3 + 4 को जितना आंसर आएगा उतना ही आएगा 4 + 3 का आएगा 7। ऐसे ही अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 4 और 4 × 3, तो आंसर आएगा 12 और 12, तब भी सेम है, इसीलिए ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन अगर हम डिवाइड करें या माइनस करें 3 - 4 और 4 - 3, तो आंसर बदल जाते हैं। अब इसका आंसर तो आएगा -1, लेकिन इसका आंसर आएगा +1, तो दोनों अलग अलग आ गए। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर माइनस लगाओ तो कम्यूटेटिव नहीं होता है। सेम फॉर डिवाइड, तो अब 3/4 और 4/3 दोनों में फर्क है ना, दोनों का डिफरेंस है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है और एक छोटी है, तो आपने ध्यान रखना है अगर डिवाइड आएगा या माइनस आएगा तो कम्यूटेटिव नहीं है, वो स्टेटमेंट बराबर नहीं आती है। तो यहां पर आप देखें इनके बीच में है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो तब तो आंसर सेम आता है। नंबर देख लो, मैच करो, 3/7 3/7, 2/3 2/3, तो ये आएगा फर्स्ट वाला आएगा ट्रू। नेक्स्ट वाले देखो डिवाइड आ गया, तो नंबर सेम थे, आगे पीछे कर दिया, लेकिन डिवाइड में कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ये आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखो माइनस है, तो माइनस के लिए भी कम्यूटेटिव नहीं आता, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। और लास्ट वाले में प्लस है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू, ठीक है। सिंप्लीफाई यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमें प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर आप नोट कर रहे हो तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में है और लास्ट 2 भी मल्टीप्लाई में, यहां पर एडिशन है, जहां पे एडिशन हो वहां से स्टेटमेंट अलग हो जाते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट और ये सेकंड। अब आपको करना क्या है, एक चीज अगर आप नोट करें तो इसमें एक नंबर सेम है 3/20 3/20, दूसरा अलग है, जो सेम होता है उसको हम निकालते हैं कॉमन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे, जो सेम स्टेटमेंट है 3/20, और ब्रैकेट में क्या आएगा, जो कॉमन ले लिया उसको छोड़ के बाकी सारा, ये कॉमन चला गया, तो यहां से बचेगा 2/3, जो साइन यहां पे हो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 3/20 चला गया तो 1/3, और यहां ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम जरूर देना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से जरूर देना है आपने। अब यहां पर इसको सॉल्व कैसे करना है, अंदर वालों को सॉल्व करो, 3/20 और मल्टीप्लाई में यहां पर क्या आ जाएगा 3 3, दोनों सेम हो तो एलसीएम यही होता है, और ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर देना है 2 + 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना होता है 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/20, ठीक है, ये आपका आंसर है। वाले स्टेटमेंट में क्या करना है हमें, डिवाइड द फॉलोइंग, नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है उनको डिवाइड करना है। अब आपने याद रखना है रैशनल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करना होता है, फिर रेसिप्रोकल होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। सेकंड नंबर मींस ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, सेकंड वाले को चेंज करना है, फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखो ए पार्ट में जब डिवाइड करना तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिख देना 17/14,
अब डिवाइड है, इसको चेंज कर देना मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई चेंज होते ही ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस 8 ऊपर चले जाएगा, 17 नीचे, माइनस को जहां है वहीं रखना है, 8/17। ठीक है, जो नीचे था नंबर वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब कुछ कैंसिल होता है तो करो 17, और कैंसिल हमेशा ऊपर और नीचे ही होगा। ठीक है, सेम लेवल पे कैंसिल नहीं होता। 17 से 17 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो आंसर आ गया -4/7। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट स्टेटमेंट है -3, तो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई लिख दो, इसको रेसिप्रोकल 6/1। अब 1 नीचे लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, इनको कैंसिल नहीं कर देना, ये सेम लेवल पे है मल्टीप्लाई में, तो 3 6 जा -18 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहला काम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, जो ऊपर है वो प्लस कर दो, 8 2 जा 16 + 1 17/2। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यहां इसका रेसिप्रोकल कैसे करें? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना है आपने, तो रेसिप्रोकल जो हो जाएगा -1/17। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, 17 से 17, तो आंसर आ गया, ऊपर बचा -1, नीचे आ गया 2, -1/2। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखो, सेम वे में करेंगे इसको, 51/5। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 5/34। 5 से 5 कैंसिल, 17 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 17 2 जा और 17 3 जा, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ई पार्ट में आप देखें, -65 डिवाइड बाय 19 1/2, तो यहां मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। -65 मल्टीप्लाई, सॉरी पहले डिवाइड में ही इसको सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, डिवाइड ही लिखना है। 19 2 जा 38 + 1 39, 39/2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब तक मिक्स फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल नहीं होगा। -65 मल्टीप्लाई, अब रेसिप्रोकल कर दो 2/39, 13 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो -5 2 जा 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं बच्चों, 10 3 जा 30 + 9 39/10, और यहां पर हो जाएगा डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 + 3 13/5। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 39 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 5/10, सॉरी 13। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 3 जा 39, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 + 1 7/3, और डिवाइड में 18 1 जा 18 + 17 35 डिवाइड बाय 18। अब रेसिप्रोकल करेंगे, फर्स्ट का नहीं करेंगे, सेकंड वाले नंबर का, तो यह आ जाएगा 18/35। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 6/5। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 7/8 मल्टीप्लाई -16/7। 7 से 7 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया -2। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस पार्ट को। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना। सीमा हैज ए रोल ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 30 मीटर, मतलब सीमा के पास एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ है 30 मीटर। फिर क्या होता है, इफ शी कट लेंथ स्ट्रिप ऑफ लेंथ, अगर वो इतनी लेंथ की स्ट्रिप्स कट करती हैं 1/4 मीटर, तो इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 और 1 5/4 मीटर। इतनी लेंथ की स्ट्रिप्स जो है इसमें से काटती है, इस तरह से कट कर देती है अलग अलग हिस्सा पर स्ट्रिप। हाउ मेनी स्ट्रिप्स कैन शी गेट फ्रॉम द रोल, तो पूरे रोल से उसको कितनी स्ट्रिप्स जो है वो मिलेंगी वो बताना है, और हाउ मच रोल विल बी लेफ्ट, और वो स्ट्रिप काटने के बाद कुछ रोल बचेगा या नहीं बचेगा वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्यों? टोटल लेंथ लिखेंगे यहां पे पहले, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी है 30 मीटर, तो यहां लिखेंगे आप लेंथ ऑफ वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 5/4 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, 30 मीटर से कितने स्ट्रिप्स बनेंगी, तो आपने क्या करना है, टोटल को डिवाइड कर देना है जितनी एक की लेंथ है 5/4। अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको, 30 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5,
5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 4 जा 24। ये तो पूरे 24 स्टेप्स बन जाएंगे, तो कोई भी रिबन जो है वो नहीं बचेगा। तो नंबर ऑफ स्टेप 24 एंड नो या फिर नथिंग विल बी लेफ्ट, नथिंग विल बी लेफ्ट, और कुछ भी स्टेप्स जो है वो रोल में से नहीं बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 12th, ए शर्ट कैन बी स्टिच्ड यूजिंग 2 1/4 मीटर क्लॉथ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 4 2 जा 8 और 1 9/4 मीटर। ठीक है, इतना कपड़ा जो है एक शर्ट को बनाने में लगता है, तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 9 शर्ट। तो 9 शर्ट में कितना कपड़ा जो है वो लगेगा, सिंपल मल्टीप्लाई हमें करना है। तो यहां लिखेंगे क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट कितना है, 9/4 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे क्लॉथ नीडेड फॉर 9 शर्ट्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/4 मल्टीप्लाई 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81/4 मीटर। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो इस तरह से, 81/4, 4 2 जा 8, यहां से बच जाएगा 1, तो आंसर कितना, अब ना जाने की जीरो भी लगेगी, तो ये आ जाएगा आपका 20 × 1/4 मीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर 1 का चैप्टर चेकअप। ऐसे और नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।